हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नरेश कुमार गौड़ और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज केमिस्ट्री में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे बेसिक चैप्टर है, जो सबसे शुरुआती चैप्टर है, हम वहाँ से शुरू करने वाले हैं, जो कि है मोल कंसेप्ट। ठीक है बेटा, अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट में। अब मोल कंसेप्ट हमारे पास हमें बताता है एटम से रिलेटेड कैलकुलेशंस, उनको केमिकल रिएक्शंस में किस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन हम लोगों को करनी होती हैं, उसके बारे में हमें बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ने वाले हैं, तो मोल कंसेप्ट हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है और केमिकल कैलकुलेशंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर में कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट हमारे पास यूज़फुल ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें मोल कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग बात करते हैं मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसके बारे में। तो वो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो हमारे पास है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनविजिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स। क्या मतलब है इसका? हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि एटम जो है वो हमारे पास इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल एंड इनविजिबल। दोज आर इंडिविजिबल एंड इनविजिबल। ठीक है बेटा, यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास पूरा हुआ। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट हमारे पास है एटम ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। आपको इसको ध्यान रखना है, ये क्या है? आइडेंटिकल। यहाँ बोला हुआ है कि एटम, किसी भी एक मैटर के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब हमारे पास क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं सारे रेस्पेक्ट्स में। सारे रेस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? उनका आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लो आप या केमिकल प्रॉपर्टीज़ लो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से मतलब है उनका साइज सेम होता है। शेप की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास शेप सेम होता है, मास सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने का मतलब है हमारे पास कि वो जब केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेने पर वो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैं फिर से एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। हमें बोला गया है कि किसी भी एक मैटर के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एटम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट भी फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एटम, कोई भी मैटर जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। इनके बारे में और क्या बताया गया है हमें डाल्टन के द्वारा? डाल्टन ने ये बताया है कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं और इनविजिबल होते हैं। इनविजिबल का मतलब यहाँ पर है जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और इनडिविजिबल का मतलब है कि आप एटम को फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते थे उस जमाने में जब डाल्टन ने हमें इस थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डाल्टन की थ्योरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करें तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री में एक माइलस्टोन है। अब केमिस्ट्री में इसे माइलस्टोन क्यों कहा गया? क्योंकि एटम से रिलेटेड इतना बड़े लेवल पर इतना सब कुछ हमारे पास केवल डाल्टन ने ही सबसे पहले बताया था। उससे पहले किसी ने एटम के बारे में इतना सब कुछ नहीं बताया था, ताकि कैलकुलेशंस वगैरह
हमें पता चल सके और फर्दर एटम से रिलेटेड टर्म्स हमें पता चल सके। ये केवल किसने बताया हमें? डाल्टन ने। अब डाल्टन ने ये सब टर्म्स हमें बताई तो इसी के बाद हमारे पास क्या हुआ? केमिस्ट्री में एक बूम आ गया, क्योंकि एटम से रिलेटेड नई नई टर्म्स हमारे पास डिस्कवर होने लगी। ठीक है बेटा, अब नई टर्म्स डिस्कवर होने लगी तो इसका मतलब ये क्या था? एक माइलस्टोन था केमिस्ट्री के अंदर, एक बूम था, एक क्रांति थी हमारे पास। इसीलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो बहुत बेसिक टर्म है और एक हमारे पास एक स्टेप है केमिस्ट्री में आगे बढ़ने का। ठीक है, इसको इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, पहले 2 पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एटम जो होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें एटम्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट फिर से कि कोई भी मैटर जो हो उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस मतलब साइज, शेप, मास एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस में उनके प्रोडक्ट्स सिमिलर टाइप के बनेंगे। तो ये हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पहले 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये बोलता है कि डिफरेंट मैटर्स। अब सेकंड पॉइंट ने ये बोला कि एक ही मैटर के सारे एटम्स हमारे पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो डाल्टन ने ये भी बताया कि अगर डिफरेंट मैटर्स हैं तो डिफरेंट मैटर्स के सारे एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब जैसे हम लोगों ने 2 मैटर अलग अलग मैटर्स ले लिए, एक हमने कार्बन ले लिया मतलब कोक जिसे हम लोग बोलते हैं, तो हमने कोयला ले लिया, कोक ले लिया, कार्बन ले लिया। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने सोडियम ले लिया। ठीक है, उस टाइम पर मटेरियल्स तो पता ही थे हमें, मेटल्स काफ़ी सारी डिस्कवर हो चुकी थी, कई सारे मेटल्स के बारे में पता था, कार्बन के बारे में बहुत टाइम से पता है। तो उन्होंने कार्बन और सोडियम ले लिया। तो हम बात कर सकते हैं सोडियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। उन्हें पानी में, सोडियम को पानी में डालने पर वो क्या होता है? जल जाता है। केमिकल रिएक्शंस उसकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। पानी में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन शो करता है। हमें पता है बच्चों, 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, हमें सर ने यही एक एक्सपेरिमेंट है जो सबसे पहले करवाया होगा, हमें भी बड़ा मज़ा आता होगा। वो एक छोटा सा जो पीस होता है डल कलर का, वो उसको पानी में डालते हैं, वो फटाफट से चिंगारी पकड़ लेता है। तो हम उसी सोडियम के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो हमें पता है कि सोडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बिल्कुल डिफरेंट होती हैं कार्बन के कंपैरिजन में। अब कार्बन को अगर पानी में डालोगे तो उसमें आग नहीं लगेगी, बट सोडियम में आग लग जाती है। सिमिलरली अगर कार्बन को हम लोग प्रेस करेंगे, कोयले को अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बिखर जाएगा। मतलब अगर कोयले को दबाया जाए तो वो टूट सकता है हमारे पास, और अगर हार्ड पीस ले लिया तो वो टूटना भी मुश्किल हो जाता है हमारे पास। बट अगर इसी की जगह सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम हमारे पास क्या होगा? सोडियम हमारे पास सॉफ्ट होता है, उसको अगर दबाएं हम लोग, चाकू से काटें तो वो कट जाता है। जबकि डायमंड और कार्बन जो हमारे पास है, कोयला, वो हमारे पास आसानी से नहीं कटता है, उसको हथौड़े या हैमर वगैरह से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। हमारे पास कार्बन अलग है और सोडियम हमारे पास अलग नेचर शो करता है। तो यहाँ बोला गया है कि एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, तो एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। मतलब आप उनकी चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ले लें, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ले लें, वो हर तरीके से हमारे पास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब शेप, साइज, मास। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनकी अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ अलग अलग टाइप की रिएक्शंस। देख सकते हैं, हमें पता है कि सोडियम और कार्बन हम लोगों ने एग्जांपल लिए हैं। कार्बन को अगर पानी में डाला जाए तो कोई केमिकल रिएक्शन हमारे पास वहाँ पॉसिबल नहीं है, बट अगर सोडियम को पानी में अंदर डाला जाए तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होंगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूँ, थर्ड पॉइंट को, कि एटम जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट मैटर्स के लिए डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है। तो फोर्थ पॉइंट हमें क्या बोलता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब क्या मतलब है इसका? इन्होंने ये कहा था, डाल्टन ने ये बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास एटम ही पार्ट लेते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन आप ले लो, जैसे सोडियम की केमिकल रिएक्शन है तो उसमें सोडियम के एटम्स हमारे पास क्या होंगे? वो पार्ट लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। अगेन स्टेटमेंट वही है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास एटम पार्ट लेते हैं। अब जैसे हम लोग आगे, इन्होंने
डॉल्टन ने हमें मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया था, अभी हमें मॉलिक्यूल के बारे में पता भी नहीं है क्योंकि अभी हमने चैप्टर स्टार्ट भी किया है। तो आगे तो हम लोग एटम मॉलिक्यूल दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, बट डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी में हमें मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता था। तो इसीलिए उन्होंने केमिकल रिएक्शन के अंदर ये बताया कि केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कौन पार्ट लेता है, एटम्स पार्ट लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एटम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद, हाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है इसका कि एटम्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास दो एटम्स हैं, कोई भी ए और बी, इन दोनों ने मिलकर हमारे पास ए प्लस बी, दो एटम्स हैं, दोनों ने मिलकर हमारे पास ए बी कोई मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, ए बी मॉलिक्यूल बनाया हमारे पास, हम बात कर सकते हैं जैसे ए प्लस बी, ये हमारे पास है, इन दोनों ने मिलकर हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ए है, एटम ए है, और दूसरा एटम बी है। दोनों ने एक एक एटम यूज़ किए, दोनों मटेरियल के एक एक एटम यूज़ आए हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनाया, ए बी हमारे को बनाया, प्रोडक्ट हमें दिया है, मॉलिक्यूल हमें ए बी दिया है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, हमारा प्रोडक्ट है। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों एक एक ही हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं। जबकि अगर हमारे पास कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता तो दूसरे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता, हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट में एलिमेंट्स डिफरेंट होते, डिफरेंट नंबर में शो होते। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ, सभी को ये फॉर्मूला तो पता है, ये किसका है, ये पता है, ये किसका फॉर्मूला है, H2O का। यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास H2O प्रोडक्ट बना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक सिंपल रेशो में हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो हमारे पास है NH3। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सिंपल रेशो हुआ, 1:3 हुआ। इसी तरीके से आप कोई और कंपाउंड ले लो, जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हैं। एक बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, उसमें और बात कर लेते हैं हम लोग। ये सबको पता है C6H6, ये कौन है हमारे पास, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। तो बेंजीन के फॉर्मूले में हम लोगों को पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, एटम्स की बात करें तो एक सिंपल रेशो है हमारे पास। तो जैसा कि डाल्टन ने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स रेशो में ही एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। आप बेंजीन कहीं से भी बना लीजिए, कहीं पे भी बना लीजिए, चाहे इंडिया में बना लीजिए चाहे यूएसए में बना लीजिए, हर जगह 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करके बेंजीन बनाएंगे। वाटर आप कहीं से भी ले लीजिए, आइधर आप टैप से ले लीजिए, मिनरल बॉटल ले आइए, कुएं से ले लीजिए, नदी से ले लीजिए, कहीं से भी वाटर मिले हमारे पास, हर जगह वाटर का फॉर्मूला जो होगा वो H2O ही होगा। उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। अब वो कहीं ना कहीं तो बने होंगे, तो अब कहीं पे भी बने इसका मतलब है कि वाटर का फॉर्मूला हमारे पास हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो वाटर बनाते हुए हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 5th पॉइंट तक की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग 6th पॉइंट को लेकर। हमारे पास एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हमें कुछ याद आता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या याद आता है हमें, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है,
लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो बेटा, हमारे पास मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब इसका मतलब है कि मैटर के पास कोई ना कोई मास होगा, और डॉल्टन ने यहाँ पर हमें बताया है, डॉल्टन ने हमें क्या बताया है कि कोई भी चीज़ है मैटर वो किससे मिलके बनी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि अगर किसी चीज़ का मास है तो वो मास मैटर का होगा, मैटर एटम से मिलके बना हुआ होता है। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, अगर कहीं पे भी कुछ मास है तो वो एटम्स जरूर है वहाँ पे। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मास अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है, तो मास हुआ किसका, मैटर का। मैटर किसका मिलके बना हुआ है, एटम्स से। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं अगर मास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स मैटर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और मैटर किससे बना, एटम्स से, तो एटम्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब डॉल्टन ने हमें ये बताया कि जिस तरीके से मास हमारे पास ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसी तरीके से एटम्स के लिए भी ऐसा ही है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एटम्स क्या होते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं हमारे पास। ठीक है, एटम क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे पास इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब सही साबित करने का क्या मतलब है, हमारे पास इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। डॉल्टन की थ्योरी जो है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब पॉस्टुलेट है। पॉस्टुलेट का मतलब है जिनका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं हो। ठीक है, अब उन्होंने सोचा, खुद से थॉट्स बनाए और उन्होंने ये थ्योरी हमें दे दी। ठीक है, बट हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जिससे ये थ्योरी एक्सेप्ट की जाए, सही मानी जाए। तो ये जो लास्ट दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, 5th और 6th पॉइंट है, ये इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए, इस थ्योरी को सही मानने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे हमारे पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है कि लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो मास कंजर्वेशन को बताता है, और सेकंड लास्ट जो पॉइंट है इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, और जैसा कि हमने एक्सप्लेन भी किया है कि एटम्स एक दूसरे से फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। अब ये जो है ये हमारे पास कांस्टेंट मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट मास को हमारे पास बताता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब हमारे पास एलिमेंट एक दूसरे से फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, ये इस लॉ को बताता है। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया हमारे पास ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हो गया। तो इसका मतलब है 5th पॉइंट तो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है और 6th पॉइंट हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। अब अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट लॉ को फॉलो करता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। तो यही 2 पॉइंट्स हमारे पास मेन रिस्पॉन्सिबल थे इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने के। यहाँ तक समझ में आया बेटा? चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर करियर पॉइंट हमेशा हर तरीके से हर बच्चे के लिए फुली डिवोटेड है। मैं आप लोगों के यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लाइव चैट ऑन है, अपने डाउट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं साथ के साथ उन्हें सॉल्व करता रहूँगा, साथ के साथ उन्हें एक्सप्लेन करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है बेटा? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हमारे पास आप लोगों के बारे में बात, आपके इस थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस को लेकर। तो लिमिटेशंस हमारे पास क्या क्या हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, बहुत पुरानी है। अब लिमिटेशन से रिलेटेड टर्म की बात कर लेते हैं पहले कि लिमिटेशन क्यों आए हमारे पास। तो देखो बेटा, हमारे पास ये थ्योरी क्या है, बहुत पुरानी है और इनिशियल थ्योरी थी। तो जब भी कोई इनिशियल थ्योरी हमारे पास आई है, टाइम के साथ जैसे जैसे डिस्कवरीज होने लगी हैं,
जैसे जैसे हमारे पास डिस्कवरीज होती हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिस्कवरीज के साथ साथ हमारे पास कुछ ना कुछ नए थॉट्स, नई थ्योरीज आती जाती हैं। अब अगर नई थ्योरीज आई हैं तो नई थ्योरीज आने पर कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसा होगा जिससे कुछ नया डिस्कवर हुआ, और अगर नया डिस्कवर हुआ तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, नई थ्योरीज में कुछ ना कुछ नया आता है। तो इस बात से जो नई थ्योरीज हमारे पास जनरेट हुई, इन थ्योरीज में कुछ ना कुछ जो नया आया है वो पुरानी थ्योरीज को हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करे या उनको सपोर्ट करे। अब अगर वो उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता है तब तो वो उसके लिमिटेशंस बन जाते हैं। जैसे जैसे डिस्कवरीज होती जाती हैं हमारे पास आगे से आगे टर्म्स आती जाती हैं, ठीक है। और अगर वो उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो उसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। और ऐसे टाइम पे अगर हमारे को वो सपोर्ट कर रहे हैं नई थ्योरीज, तो हम पुरानी वाली थ्योरीज को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं और ज़्यादा उन्हें फेम मिलने लग जाता है। और अगर कोई लिमिटेशंस हमें बताते चलता है तो फिर नई नई डिस्कवरीज की और रिक्वायरमेंट होने लग जाती है, ठीक है। ये टाइम के साथ होता है। अब जैसे हम लोग अगर बात करें तो जिस टाइम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी उस टाइम ये एक बूम था, और आज भी है, क्योंकि इसी के बाद हमारे पास केमिस्ट्री में नई नई डिस्कवरीज होने लगी, ठीक है। बट आज जब इसको 150 साल हो चुके हैं, 150-200 साल हो चुके हैं, तब हमारे पास इस थ्योरी के से रिलेटेड कई सारी नई और फर्दर डिस्कवरीज हुई, तो लिमिटेशंस हमें मिली। अब लिमिटेशंस हमें मिली तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें लिमिटेशंस के बारे में पता होगा, मतलब इस थ्योरी की कमियां हमें पता होंगी, लिमिटेशंस हमें पता होंगी, तभी तो हम लोगों ने ये आगे जो हम लोगों ने पढ़ना है तो हमें ये पता होगा कि हमने उस थ्योरी से और आज की थ्योरीज में हमारे पास डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो मेन डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, मेन फेलियर्स क्या हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। नंबर 1 सबसे पहले है एटम वाज नो मोर इंडिविजिबल। क्या मतलब है इसका? जैसे हम लोगों को डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल और इनविजिबल होता है, ठीक है। तो इंडिविजिबल अगर हमारे पास है तो यहाँ पर बोला गया है कि एटम जो होता है वो हमारे पास नो मोर इंडिविजिबल। क्या मतलब है इसका? हमें पता है कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है थॉमसन मॉडल, याद है? प्लम पुडिंग मॉडल बोल सकते हो, वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हो, थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा ही है, ठीक है। तो वहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने प्रोटॉन्स का, जो फर्दर हमें डिस्कवरीज में पता चला। 9th क्लास में हम लोगों ने थॉमसन मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज तो वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल भी देखा वहाँ पे। तो रदरफोर्ड मॉडल में हम लोगों को वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बाद में जब हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा तो उसमें हमें न्यूक्लियस के बारे में भी बताया गया, जिसमें हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स इन द सेंस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो एटम हमारे पास फर्दर डिवाइड हो गया किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर। तो हमारे पास फर्दर वो डिवाइड हुआ किस किस के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास हमने रदरफोर्ड मॉडल के लिए अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके का हमने मॉडल देखा था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बोर मॉडल भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से था, पर बोर मॉडल हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए था, और ये सब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है जो क्लियर हुआ कि एटम्स फर्दर हमारे पास इंडिविजिबल नहीं है, उसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इट इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, अब देखो डाल्टन ने ना तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, ना प्रोटॉन के बारे में बताया, ना न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब अगर इन सब के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो हम ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट थे, ठीक है। क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज ही हमारे पास बाद में हुई, और आज हमें पता है कि एटम्स अगर एक दूसरे से डिफर करते हैं तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनमें डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं। तो डाल्टन ये सब बताने में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये सब बताने में हमारे पास सक्षम नहीं थे उस टाइम, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इन सब चीज़ों को। तो इसीलिए थ्योरी हमारे पास क्या हो गई, फेल हो गई,
कुछ हद तक, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हमारे पास किस तरीके से डिफर करते हैं एक दूसरे से, ये हमें डाल्टन नहीं समझा पाए थे। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन हाउ एंड वाई एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है बेटा इसका? तो हमारे पास यहाँ पर बोला गया है, जो डाल्टन की लिमिटेशन है वो है कि एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस हमारे पास बाद में आई हैं, जब तक मॉलिक्यूल्स की हमारे पास डिस्कवरीज हो चुकी थी तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिस्कवर हो गए थे, तो इसका मतलब अब मॉलिक्यूल कैसे बने, मॉलिक्यूल बनाने के लिए कंबाइन एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों हुए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि एटम्स एक दूसरे से कंबाइन क्यों हुए, ठीक है। क्योंकि डाल्टन ने तो ये कहा था कि नेचर में हमारे पास एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर एटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से कंबाइन क्यों करेंगे, क्योंकि नेचर ने उन्हें बना के रखा है ऑलरेडी। फिर दूसरी बात, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि एटम्स एक दूसरे से कंबाइन तो होते हैं पर वो एक दूसरे से किस फोर्स के थ्रू बाइंड होंगे, ये क्यों? क्योंकि उस टाइम तक केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स की हमारे पास कोई बात नहीं हुई थी। केमिकल बॉन्ड की डिस्कवरीज हमारे पास बाद में होने लगी हैं, इसलिए हमारे को ये नहीं पता था कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, उनके बीच में, एटम्स के बीच में फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे को इसी चीज़ को बताते हैं, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट को लेकर, इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब गै-लुसैक्स लॉ हमारे पास क्या है? गै-लुसैक्स लॉ हमें ये बोलता है कि हमारे पास दो गैसेस एक फिक्स वॉल्यूम में ही कंबाइन होती हैं, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम का मतलब एक वॉल्यूम गैस का किसी दूसरी गैस के V1 वॉल्यूम गैस 1 का किसी दूसरी गैस के V2 वॉल्यूम से कंबाइन होता है, तो आपका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, ये हमने ले लिया N2 प्लस 3H2, ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। तो N2 प्लस 3H2 अगर हमने यहाँ पे लिया है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो ये 1 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इसके आगे कोफिशिएंट कितना है, 3, तो ये 3 वॉल्यूम हो गया। तो हमारे पास गै-लुसैक ने ये कहा था कि दो गैसेस एक दूसरे से फिक्स वॉल्यूम में ही कंबाइन होती हैं, जैसा कि हमारे पास है, पर उस टाइम पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसे, ठीक है। तो गै-लुसैक्स लॉ का एक्सप्लेनेशन हमारे पास डाल्टन नहीं दे पाए। अब लॉ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए आपकी थ्योरी, तो इसलिए ये उसका लिमिटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन between ultimate particles of an element that take part in a chemical reaction and ultimate particle that has independent existence। क्या मतलब है बेटा इसका? देखो यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास आई हैं, एक तो है हमारे पास क्या, एटम, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटम, मॉलिक्यूल। तो हमारे पास डाल्टन एटम और मॉलिक्यूल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। अब एटम और मॉलिक्यूल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उस टाइम तक मॉलिक्यूल डिस्कवर ही नहीं हुआ था। अब मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं हुआ तो जैसे टाइम गुजरा हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफ्रेंशिएट वो कर नहीं पाए। अब एटम और मॉलिक्यूल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए उनकी थ्योरी, इसका मतलब ये उसका लिमिटेशन मान लिया गया, ठीक है। ये सब हमारे पास पॉइंट्स हो गए लिमिटेशन को लेकर। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन दे देता हूँ इसका, कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले थ्योरी क्या थी और फिर थ्योरी से रिलेटेड हमारे पास लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि मैटर जो होता है, मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ एक, कि मैटर जो होता है हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम इंडिविजिबल होते हैं और इनविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल इन द सेंस कि आप उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इनविजिबल का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि आप उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ये डाल्टन के अकॉर्डिंग था। बट इसी की अगर लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो एटम्स को हम इनविजिबल, नेक्ड आइज से वो इनविजिबल था, बट हाई
एफिशिएंसी स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो एटम्स को देखा जा सकता है। ठीक है, फर्दर अगर हम लोग एटम्स की डिविजिबिलिटी की बात करें तो एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सब डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट था उसका लिमिटेशन हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि एटम जो होता है वो किसी भी एक मैटर के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उन दोनों में ही हमारे पास वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि हमारे पास जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी डिस्कवर हुई जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि एक ही मैटर के दो एटम्स हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। हम लोग बात कर सकते हैं आइसोटॉप्स की। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो यहाँ बोला गया है कि एटम के किसी भी मैटर के सारे एटम्स हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट हमें पता है कि आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने 9th क्लास में भी इसके बारे में देखा है और हम लोग यहाँ पर भी इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइसोटॉप्स हमारे पास क्या है, ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ हमारे पास जिसका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसको मास नंबर बोलते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे इसको मास नंबर बोला जाता है। मास नंबर हमारे पास एक्चुअल में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास आए, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आया, तो इंडिविजिबिलिटी खत्म हुई। इंडिविजिबिलिटी के बाद में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर हमारे पास डिफरेंट हो सकता है, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोटॉप्स हो गए। अब है एक ही मैटर, ये हमारे पास ये हाइड्रोजन ही है तीनों, बट तीनों के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन तीनों में हमारे पास 1 1 है, इलेक्ट्रॉन तीनों में 1 1 है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हुई, अलग अलग हुई। प्रॉपर्टीज़ कैसे, तीनों का वेट अलग अलग है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि एक ही मैटर के एटम्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारे पास सेकंड पॉइंट का लिमिटेशन हमें मिल गया है। ठीक है, हमने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया, क्विक रिवीजन है ही ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट की हम लोग बात कर सकते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, पोजेस डिफरेंट शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि अगर हमारे पास अलग अलग मैटर हैं तो अलग अलग मैटर के एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे कि कार्बन ले लिया और सोडियम ले लिया, सोडियम की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है, उसे पानी में डालने पर वो आग लग जाती है उसके अंदर, जबकि कार्बन को पानी में डालने पर उसमें आग नहीं लगेगी, उसकी आग बुझ जाएगी। तो हमारे पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, ये तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर बात हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम लोग बात कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास कार्बन को लेकर अगर हम लोग बात करें, कार्बन को चाकू से काटना आसान नहीं होता है, जबकि सोडियम हमारे पास इतना सॉफ्ट होता है, रबड़ के जैसा होता है कि उसको चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है उसके लिए हमें एग्जाम्पल मिल गया। बट हमारे पास इसकी लिमिटेशंस भी हैं। हमारे पास कई सारे मेटल ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं। जैसे मेटल्स ले लीजिए, सारी मेटल्स जो होती हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। ज़्यादातर मेटल्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। हम बड़ा आसानी से इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। हमारे घर में कॉपर की वायरिंग भी होती है। अगर कभी वायर खोल के आपने देखा हो, या घर पे अगर वायरिंग होते हुए आपने देखा हो, तो उसमें कॉपर के वायर भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर बाहर अगर देखा हो, जो लाइट के जो पिलर्स वगैरह लगे हुए होते हैं उस पर हमारे पास एल्यूमिनियम के वायर भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, कोटिंग वाले वायर भी लगे होते हैं। अगर कोटिंग वाले वायर्स को अगर आपने खोल के देखा हो तो उसमें लोहे का, आयरन के वायर्स भी लगे हुए होते हैं, कॉपर के वायर भी लगे हुए होते हैं। तो हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टी तो सेम ही है। एक प्रॉपर्टी है उनकी जो सेम है, वो क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हैं, फिर भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो गई। तो हमारे पास ये लिमिटेशन हो सकता है, लिमिटेशन है हमारे पास किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। जबकि यहाँ इन्होंने ये कहा था कि अलग अलग मैटर्स अगर हमारे पास हैं तो उनके सारे एटम्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्ट लेते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो पार्ट लेगा वो एटम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि एटम हमारे पास एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये पॉइंट सेम है हमारे पास, 5th नंबर का पॉइंट। 6th नंबर के पॉइंट की बात करते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो हमारे पास एटम बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर एटम नहीं बनाया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास मास कंजर्व्ड है। मास कंजर्व मतलब मैटर कंजर्व, मैटर मतलब एटम्स कंजर्व।
ठीक है। तो एटम कंजर्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मैं इस चैप्टर में आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, पीओएसी। पीओएसी का क्या मतलब है मैं यहाँ बता देता हूँ। पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, हम आगे इस मेथड के थ्रू केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम इस मेथड के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के थ्रू केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे। उसमें हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, 6 नंबर का पॉइंट है। हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। लिमिटेशंस मैंने बताई दी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एटम फर्दर इंडिविजिबल नहीं रहा। ठीक है, उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैटर के एटम्स डिफरेंट होते हैं। इसको हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? हमारे पास डाल्टन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है बेटा, हमारे पास अगर हम लोग फर्दर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कोई भी एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, डाल्टन इसको नहीं समझा पाए। एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल और कंपाउंड तो बनाते हैं, पर मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाने पर हमारे पास वो एक दूसरे से किस फोर्स के थ्रू बाइंड होंगे, ये हमें कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट गैलो-सेक्स लॉ, जैसा कि मैंने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, गैलो-सेक्स का लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे डाल्टन। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स पार्ट लेते हैं, जबकि फ्री एग्जिस्टेंस हमारे पास नेचर के अंदर मॉलिक्यूल्स का होता है। तो वो इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हमें वो नहीं बता पाए थे। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हमारे पास अब देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अभी हम लोग बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं। बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं तो पहले क्या होता था, जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ा करते थे तो पहले सर हम लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया करते थे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोगों को बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस थे वो करने के लिए कहे जाते थे, या बीच में हम लोग एक आधा क्वेश्चंस कर लेते थे। पर वो क्वेश्चंस कैसे होते थे हमारे पास? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे। बट अब जब हम लोग हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो हायर क्लासेस में हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो मेन फोकस होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे पास होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर को देखकर लिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव नेचर हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस हमारे स्कूल का एग्जाम भी होने वाला है। अभी तो चलिए ठीक है, स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं है, पर आज नहीं तो थोड़े से टाइम में होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम लेने का तरीका अभी फ़िलहाल यही है। सब्जेक्टिव पेपर स्कूल्स के होंगे ही सही, कभी ना कभी तो होंगे, आज नहीं 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, हो सकता है 15 दिन बाद हो जाए, 20 दिन बाद हो जाए। अभी सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल हमारी 2 जिम्मेदारियाँ बनती हैं। 2 जिम्मेदारियाँ क्या? एक तो हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, हम हमेशा पढ़ते रहें। ठीक है, हमेशा इन द सेंस मतलब रेगुलर जो भी हमारा टाइम शेड्यूल है, जो भी हमारा टाइम है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ठीक है, आपके पास अभी बहुत टाइम है, घर पे हैं आप, घर पे बिल्कुल सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, बट अगर हम घर पे हैं तो हम, जैसे क्या होता है, एक लोहा अगर किसी जगह पे पड़ा हुआ रह जाए तो उस पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। और हमें ये पता है कि लोहे को कौन ख़त्म करता है, लोहे को कोई और नहीं, उसकी खुद की जंग ख़त्म करती है। तो जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है, कहीं यूज़ नहीं आ रहा होता है, तभी उसके ऊपर क्या लगता है, जंग लगता है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी, अगर हम लोग शिथिल बैठे रह गए, जैसे आप बच्चे अगर कुछ नया नहीं सीखेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या हो गया, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी जो अभी तक की नॉलेज है कहीं ना कहीं उसको रोक देगा। कहीं ना कहीं तो लिमिट होती ही है, आज नहीं 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ ना कुछ जो हमें याद है, जो हमें पढ़ा है अभी तक, वो कहीं ना कहीं स्लो होता ही है। तो इसका मतलब है कि हमें रेगुलर कुछ ना कुछ नया सीखना है। हमारे पास कंटिन्यूस ग्रोथ ही हमारे पास क्या है, लिविंग थिंग्स की पहचान है। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? अगर जैसे आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपने बायो पसंद की है, ठीक है, हम नीट के बारे में यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, नीट के एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो हमें पता है कि लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती हैं। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जैसी पढ़ी हैं वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो हमें नॉन लिविंग थिंग नहीं बनना है, हमें लिविंग थिंग बनना है। हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ सीखना है। ठीक है, हमें हमारे टीचर्स से बहुत कुछ सीखना है। आज जैसे टीचर्स डे भी है, ठीक है, तो मेरी आप ही लोगों को ये सजेशन है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये थ्योरी सीखी है। ठीक है, इस थ्योरी के हम लोगों ने लिमिटेशंस सीखे हैं।
ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिमिटेशंस के बारे में बात की है। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के से रिलेटेड अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का तरीका, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है और नीचे 4 ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, क्या हमारे पास अप्रोच का वे होगा? हमारे पास वे ऑफ अप्रोच होगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको चारों ऑप्शंस को अच्छे से डीपली थॉट्स के साथ पढ़ना है और उनमें से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है हम उसको यहाँ पे टिक करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें सही लग रहे हो, तो अब अगर हमारे पास सिंगल चॉइस आंसर है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो अब हमें उसमें से एक मोस्ट सुटेबल वाला ही टिक करना है। ठीक है, और अब जैसे जेई की अगर हम लोग बात करें तो जेई में हमारे पास मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जितने भी ऑप्शंस मोस्ट सुटेबल हमारे पास करेक्ट बन रहे हैं हमें उसको टिक करना होता है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ पे नीट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे वो सब सिंगल चॉइस आने वाले हैं, मतलब 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगर पहला ऑप्शन सही मिल गया तो हम बाकी 3 ना पढ़ें। ये हमारी शुरू से ही आदत होनी चाहिए। अगर हमें एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक के साथ स्कोर करना है, तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हम लोग 11th क्लास की स्टार्टिंग से ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए, क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस पढ़ने की आदत होनी चाहिए, हमें कैलकुलेशन के लिए हमेशा पेन और पेपर का यूज़ करना चाहिए बजाय कि शुरुआत में ही कैलकुलेटर यूज़ लेने के। क्योंकि आप आगे जाकर देखेंगे कि नीट के बच्चे, अगर आपके कोई बड़े भैया वगैरह दीदी अगर इन्होंने भी कभी नीट की प्रिपरेशन की है तो आप इनसे बात कर सकते हैं कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो कैलकुलेशन से ही लगता है। अब हम यहाँ केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाला ही पार्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है। तो हमारे पास वो जो डर है वो कब ख़त्म होगा? जैसा कि उन लोगों को रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये डर कैसे रहा? क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी कैलकुलेशन से जी चुराया है, कभी ना कभी उन्होंने कोशिश की है कि मैं कैलकुलेशन ना करूं। तो आप शुरू से ही आदत डालिए। अभी क्या है, 10th क्लास से आप लोग निकले हैं तो जैसे तैसे आपने कुछ भी करके मैथ्स तो पढ़ी है और उसके एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, तो अभी आप क्या है, मैथ्स से फैमिलियर है, छोड़ा नहीं है हमने उसे। तो अब जो कैलकुलेशन इनमें आने वाली है, फिजिक्स तो खास करके कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है। आपके पास काफ़ी सारे सेक्शंस, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स आप बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में तो केवल एक ही सेक्शन हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री ही हमारे पास है केमिस्ट्री के 3 सेक्शंस में से, जिसमें केमिकल कैलकुलेशंस होती हैं। बाकी 2 में तो हम लोग को फिर भी काफ़ी थॉट्स याद रखने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है। बट केमिकल कैलकुलेशंस वाला जो पार्ट है वो हमारे पास केवल फिजिकल केमिस्ट्री वाला ही है। बट फिजिक्स तो हमारे पास पूरा ऐसा ही है। तो आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं है, तो कैलकुलेशन आप हमेशा पेन पेपर पर करें, इससे कभी डर नहीं लगेगा। और आगे आप देखेंगे कि यही चीज़ आपके लिए क्या होगा, एक बेनिफिट होगा। ठीक है, दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ें और उनमें से मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढें। ये कॉम्पिटिटिव का तरीका होगा। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव या स्कूल का क्या होगा। हम यहाँ करियर पॉइंट में जहाँ आप सीख रहे हैं इसको, हम इस चीज़ के लिए हमेशा डिवोटी रहे हैं कि बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नॉलेज भी उनको देते रहें, उनको प्रैक्टिस करवाते रहें, जैसे कि आपको मॉड्यूल्स और शीट वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा, हमारे पास स्कूल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, स्कूल में सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम लोग करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको ड्यूल नेचर से पढ़ाया जाएगा। ड्यूल नेचर इन द सेंस, मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन में आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो अभी ऑनलाइन मोड चल रहा है, तो ऑनलाइन मोड में हम आपको टाइम टू टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और जब ऑफलाइन मोड शुरू हो जाएगा तो ऑफलाइन मोड में हमारे पास वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर टाइमिंग होती है, प्रॉपर 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में हम लोग सब्जेक्टिव पेपर्स बनाते हैं, सब्जेक्टिव पेपर आपको करवाते हैं। साथ ही साथ हर डे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा दिया उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें वहाँ पे करने होते हैं, वो रेगुलर डिस्कस होते रहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दोनों तरीके की प्रिपरेशन होने वाली है। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं कि एन इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट क्या है।
आपने इतनी देर से ये पढ़ भी लिया होगा ये क्वेश्चन जब मैं आपको ये बता रहा था। तो पोस्टुलेट हमारे पास क्या होना, कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का इन 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो साफ गलत है क्योंकि ये तो लिमिटेशन था हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन और नॉर डिविजिबल। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हमें पता है कि एटम हमने अभी अभी 2 बार देखा है, लिमिटेशंस में भी और हमारे पास पॉइंट्स में भी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी, कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जैसा कि हमारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है वही हमें बता रहा है। साथ ही साथ एटम इनडिविजिबल होता है, ये किसने बताया था, डाल्टन ने बताया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिविजिबल, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। अब हमें केवल बी टिक नहीं करना है, हमें पहले सी और डी को भी पढ़ना है। अगर सी और डी में हमें सही है तो हमें कंपेयर करना है कि बी सी डी में से हमारे पास कौन सा ज़्यादा सही है, ठीक है। अदरवाइज हमें बी टिक करना है। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। अब डाल्टन ने तो ये कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं हमारे पास, ठीक है। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट आइडेंटिकल, तो इसका मतलब ये पॉइंट तो गलत हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास गलत हो गया, सेकंड पॉइंट हमारे पास सही है, थर्ड पॉइंट गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे को क्या बोलता है, ऑल द एटम्स आर अवेलेबल इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। अच्छा, अब इन्होंने ये बात बोली है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो नेचर के अंदर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर ये तो गलत है। कहाँ गलत है, ये देखिए, हमने अभी अभी थ्योरी में देखा है। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन थी, ये लिमिटेशन क्या थी कि हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस किसका होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है, ना कि एटम्स का। एटम्स का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता, मॉलिक्यूल्स का होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट गलत है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास आंसर कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा है, बी। तो अब हमें, हमारे पास OMR शीट होती है, OMR शीट में इस तरीके से बबल्स होते हैं ABCD के, ठीक है। ये 4 बबल्स हैं, इनमें से जो आंसर है हम लोगों को वो पूरा कंप्लीटली टिक करना होता है, पूरा उसको फिल करना होता है, ठीक है। आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो अब ये 4 ऑप्शंस में से हमारे पास बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा ये पढ़कर और ये कितना समझ में आया आपको, ठीक है। हम आंसर हमारे पास ये रहा कि स्टेटमेंट रिटन इन बी is about law of mass conservation which is true for all chemical reaction, hence B is correct, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये हमारे पास आंसर है। अब हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड टर्म्स तो हमारे पास पढ़ लिए हैं। अब हम थ्योरीज में और आगे बढ़ते हैं। एटम से रिलेटेड हमारे पास अब नई नई टर्म्स आने वाली हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी अभी तक हम लोगों ने स्मॉल जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी वही बात करने वाले हैं कि डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बट ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब है हमारे पास जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जो अपने आप में इंडिविजुअल हो, वो डेंसिटी हमारे पास है ये, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी 2 टाइप की होती है मेनली। एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे, और रिलेटिव डेंसिटी जो 2 डेंसिटीज़ का रेशियो हो एक तरीके से, मतलब एक सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट करना है, ये रिलेटिव डेंसिटी है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास लिक्विड और सॉलिड है, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी की अगर बात की जाए तो एब्सोल्यूट डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, जैसा कि हम लोगों ने बात की है इसके लिए यहाँ पे। तो मास अपॉन वॉल्यूम तो हमारे पास हो गया ये, ठीक है। जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लिक्विड और सॉलिड्स के लिए बात की जाए तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर है आपको। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हमारे पास एक सब्सटेंस की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड
स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, जो कि कितनी है 1 ग्राम पर ml। वाटर की एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। अब देखिएगा कि वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर उसे कम कर दिया जाए उसका टेम्परेचर, तो भी वो क्या होता है हमारे पास एक्सपेंड होता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर टेम्परेचर किया जाए तब भी वो एक्सपेंशन शो करता है और हमारे पास उसका डेंसिटी कम हो जाता है। दोनों जगह उसका डेंसिटी कम है। अब दोनों जगह डेंसिटी कम होने का डिफरेंस मैं अब समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हालांकि वो हमारे पास इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, अलग है, बट फिर भी ये एक बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बोला जाता है इसको। क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो होता है वो एक्सपेंड होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर तो हमारे पास यही होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब टेम्परेचर किया जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो एक्सपेंशन शो करेंगे तो डेंसिटी हमारे पास कम होगी, तो थर्मल एक्सपेंशन बोला जाता है इसको। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पर हमारे पास वाटर का डेंसिटी कम होने का रीज़न तो थर्मल एक्सपेंशन है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर क्या होता है भैया, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हमारे पास क्या होता है, ये आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। तो जैसे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कन्वर्ट होता है, पर पूरा पानी जो होता है वो हमारे पास आइस में कन्वर्ट एक साथ ही नहीं होता है ना, टाइम लगता है। तो आइस क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब एक पिंजरे नुमा संरचना शो करता है, पिंजरे लाइक केज लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, जिसके अंदर हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं। आपने कभी आइस को अगर देखा हो तो उसमें एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं। तो वो एयर मॉलिक्यूल जो ट्रैप होते हैं वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होते हैं, हल्के होते हैं। यही रीज़न है कि हमारे पास जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रैप होते जाते हैं तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती जाती है। और यही रीज़न है कि आइस जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, वाटर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी डेंसिटी कम शो करता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से डेंसिटी कम शो करता है। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी को लेकर। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब है हमारे पास बिना किसी के रेस्पेक्ट में केवल सिंपल एक ही सब्सटेंस का डेंसिटी फाइंड आउट किया, मास अपॉन वॉल्यूम उसका रेशियो हो जाएगा हमारे पास, ये हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब किसी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना। तो ये हमारे पास सेकंड वाला जो क्या है, ये रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, अब अगर गैसेस के लिए बात करें तो गैसेस के लिए हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम ही है, तो मोलर मास। अब गैस का क्या होता है, गैस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गैस का ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है, और गैस के लिए मास को मेजर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि गैस का 1 मोल लेते हैं, मोलर वॉल्यूम लेते हैं। तो मोलर वॉल्यूम को लेकर मोलर मास और मोलर वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब मोलर मास क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, एक टर्म जैसे मोल कंसेप्ट, ये चैप्टर है तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यही हमारे पास यहाँ पे मोलर मास मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास। अब मोल क्या है, मोल इज़ अ नंबर। मैं यहीं पर डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, आगे भी हमारे पास आने वाली है। मोल क्या होता है, जैसे यहाँ टर्म अगर हमारे पास आया है मोलर मास, तो मोल हमारे पास क्या है, एक नंबर होता है, और वो नंबर किसके बराबर है, 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब निकला, देखो हमारे पास क्या हुआ, 12 ग्राम कार्बन लिया गया और 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ थे, एटम्स थे, पार्टिकल्स थे, उन सबको काउंट किया गया। तो काउंट करने पर पता चला कि उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 है, और इस नंबर को 1 मोल बोला गया। तो ये बोला जाता है मोल का डेफिनेशन कि मोल इज अ नंबर which contain as many particles or entities which are present in exactly 12 grams of C12 isotope। कार्बन 12 आइसोटॉप के 12 ग्राम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास 1 मोल के बराबर होंगे। और ये मोल क्या है, केवल एक नंबर है, आप इसे घबराइए मत। जैसे डजन होता है, डजन सबको पता है, डजन का मतलब होता है 12। तो हम लोग बोलें जैसे 1 डजन केले लेके आने, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन केले लाने का मतलब 12 केले लेके आने हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें बोला जाए कि सचिन ने, मतलब पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो धोनी कहना भी पुराना हो जाएगा क्योंकि वो भी संन्यास ले चुका है।
तो हमारे पास यहाँ पर बात हो रही है कि सेंचुरी और 100 तो हमें पता ही है, सेंचुरी या 100 हमें पता है, हाफ सेंचुरी हमें पता है। तो अगर बोला जाए कि किसी ने सेंचुरी बनाया है तो इसका मतलब हमें दिमाग में उसी टाइम क्लियर हो जाता है कि हाँ उसने 100 रन बनाया है। डबल सेंचुरी बनाई है, ठीक है, डबल बोला जाए तो क्रिकेट से रिलेटेड अगर डबल बोला जाए कभी तो हमें पता है कि हाँ डबल का मतलब वहाँ पे क्या है, डबल सेंचुरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हमें जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वो हमें क्लियर होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मोल बोला जाए तो केमिस्ट्री में मोल का मतलब क्या हुआ, एक नंबर है, ठीक है, और वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आगे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हमारे पास कि हमने यहाँ पे दो तरीके की डेंसिटीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने उसका एग्जांपल लिया है, ठीक है, जो कि वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी फाइंड आउट करना है किसी सब्सटेंस का, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट डेंसिटी में तो ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मास का भी कोई यूनिट होगा हमारे पास। अब मास का यूनिट क्या होगा, हम अगर बात करें तो मास का यूनिट आइदर केजी और ग्राम होगा, वॉल्यूम का आइदर लीटर और ml होगा। बाद में हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ लेने वाले हैं, मैं इनका कन्वर्जन भी बताऊंगा आपको एक दूसरे में, ठीक है। तो ml लिया जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब लिया जा सकता है, इसको cc बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को cc बोला जाता है, तो हम लोग cc में यूज़ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है। तो अब मास का यूनिट है किलोग्राम या ग्राम, लीटर हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है, तो हमारे पास ये श्योरिटी है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी का कोई ना कोई तो यूनिट होगा। जबकि अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि ऊपर हमारे पास डेंसिटी आई है किसी सब्सटेंस की, नीचे भी हमारे पास डेंसिटी आई है, तो जो यूनिट हमने यहाँ पे लिखा डेंसिटी का कोई ना कोई तो यूनिट होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई यूनिट होगा, तो यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर ये डिफरेंट यूनिट सिस्टम में दे रखे होंगे तो भी हम उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में एक चैप्टर है, आप लोग उसमें बात यूनिट्स का कन्वर्जन देखेंगे। अगर नहीं तो केमिस्ट्री में हम लोग जहाँ पे यूनिट के कन्वर्जन हमारे पास आएंगे मैं उन्हें बताते चलूँगा, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, फर्स्ट सब्सटेंस का डेंसिटी किसी ना किसी यूनिट में होगा, सेकंड सब्सटेंस का भी होगा, तो यूनिट्स एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास क्या है, यूनिट लेस है, जबकि एब्सोल्यूट डेंसिटी हमारे पास क्या है, यूनिट रखता है। फिर दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ कि डेंसिटी हमारे पास वाटर का मैंने बताया है तुम्हें कि 1 ग्राम पर ml है, तो अगर 1 ग्राम पर ml है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ग्राम पर ml हो गया। तो यूनिट यहाँ पे क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 से आप किसी भी टर्म को डिवाइड करो वही रहने वाला है, ठीक है। तो ग्राम पर यूनिट अगर आपने यहाँ पे लिया है तो ग्राम पर ml लिया है, तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कैंसिल आउट हो जाएगा। तो असल में डेंसिटी का जो नंबर है किसी भी सब्सटेंस का वही असल में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा हमारे पास। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी जो है वो सेम है, बस डेंसिटी में हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारे पास बात हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को रिलेट कर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी में अभी हम लोगों ने केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला टर्म ही पढ़ा है, ठीक है। कल हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले हैं जहां मैं आपको वेपर डेंसिटी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेपर डेंसिटी से रिलेटेड भी बात करेंगे। अब वेपर डेंसिटी को भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी हमारे पास केवल मोल कंसेप्ट में ही काम नहीं आता है। वेपर डेंसिटी हमारे पास फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनमें भी काम आता है, जैसे कि हमारे पास गैसेस स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इन चैप्टर्स में भी हमारे पास वेपर डेंसिटी काम होने वाला है। उसके अलावा और भी फर्दर हमारे पास यूज़ आते हैं इसके, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एटम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, एएमयू क्या होता है, यूनिफाइड मास क्या होता है, ठीक है, एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा मोल जो मैंने आज एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, कल हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। मोलर मास क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे पास आने वाला है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर डेंसिटी के बारे में फिर से क्विक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब जो किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट नहीं किया गया, उसके मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास सिंपल रेशियो है मास और वॉल्यूम का, ठीक है।
जबकि हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी क्या होते हैं, किसी एक सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का ही एक एग्जांपल है, जो कि हमारे पास वाटर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया गया है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, उसी के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात की। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास लिमिटेशंस आए बाद में, उनके बारे में हम लोगों ने बात की। हमने एग्ज़ाम में किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, हम यहाँ पर क्या क्या तरीके की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डेंसिटी से रिलेटेड टर्म्स की बात की है। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को लेकर। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने बताया है आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसी तरीके से आप करियर पॉइंट पर कंटिन्यू रहिए। हम आपको चैप्टर के बारे में आगे बात करते रहेंगे और धीरे धीरे इसी तरीके से आपको ये लगेगा कि हम सब्जेक्ट्स भी सीख चुके हैं और हम आराम से बिना किसी लोड के ये सब्जेक्ट सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।